बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं। फाइनल अकाउंट्स, द कंप्लीशन ऑफ अकाउंटिंग साइकिल। आपको इल्म है कि हमारा अकाउंटिंग पीरियड जो है ये 1 साल का होता है, यानी ये स्टैंडर्ड पीरियड है 1 साल। 1 साल के बाद लाजमी अकाउंट्स बनाए जाते हैं, कंपलसरी हैं। तो जो अकाउंट्स साल के आखिर में बनाए जाएं उनको हम कहते हैं फाइनल अकाउंट्स। कंपनी के ऊपर हर साल के आखिर में अकाउंट्स बनाना लाजमी है, लेकिन अगर कंपनी जो है इससे कम पीरियड के भी अकाउंट्स अपने पास बनाना चाहे तो बना सकती है। जैसे स्टॉक एक्सचेंज से लिस्टेड कंपनी जो है ये क्वार्टरली अकाउंट्स बनाती हैं, इनके लिए लाजमी है कि क्वार्टरली अकाउंट्स भी बनाएं। तो जो नहीं लिस्टेड वो भी बना सकती है क्वार्टरली अकाउंट्स। इसी तरह हाफ ईयरली अकाउंट्स बनते हैं, हाफ ईयरली अकाउंट्स। इसी तरह इसके अगला जो क्वार्टर है उसके बनेंगे, यानी 9 माह के अकाउंट्स, ये 3 माह, ये 6 माह। फिर जब साल क्लोज होता है वो जो है वो अकाउंट्स बनाने लाजमी हैं, उनको हम कहते हैं फाइनल अकाउंट्स। इसके साथ ही यानी ये जो साल के आखिर में अकाउंट्स बनते हैं ये पूरे साल की जो एक्सपेंसेस और इनकम है और एसेट्स लायबिलिटीज़ उनको अकाउंट फॉर करके बनाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया है फाइनल अकाउंट। यानी इसके बाद उस साल के अकाउंट्स नहीं बनेंगे, वो अगला साल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी वो साल क्लोज हो गया, फाइनल हो गया। अब अगला साल स्टार्ट होगा, उसी तरह फिर उसके यही क्वार्टरली भी बन सकते हैं, यानी मंथली भी बना सकती है कंपनी अपने बेटर कंट्रोल के लिए। क्वार्टरली तो लिस्टेड कंपनी के लिए लाजमी है, दूसरी कंपनियां भी बना सकती हैं, लेकिन साल के आखिर में जो अकाउंट्स हैं वो बनाने लाजमी हैं और वो उस साल के आखिरी अकाउंट्स होते हैं। उम्मीद है ये आपको फाइनल अकाउंट्स का पता चल गया होगा। अभी हम स्टार्ट करते हैं कि फाइनल अकाउंट्स जो हैं कैसे बनते हैं और कहाँ से बनते हैं। अभी शुरू में मैंने फ़िक्रा बोला था, चैप्टर का नाम भी यही है, द कंप्लीशन ऑफ अकाउंटिंग साइकिल। तो अकाउंटिंग साइकिल ऐसे है, जनरल से स्टार्ट होता है, जनरल के बाद फिर हम लेजर बनाते हैं, लेजर के बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस के बाद ये जो फाइनल अकाउंट्स बनते हैं। फिर इसी तरह ये ऐसे सर्कल चलता रहता है, जनरल से स्टार्ट होता है और फाइनल अकाउंट्स पे जाकर ये क्लोज हो जाता है, इसलिए इसको कहते हैं कंप्लीशन ऑफ अकाउंटिंग साइकिल। जनरल से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे आके एंड हो गया। अब इसमें 2 चीज़ें बड़ी अहम हैं, एक को हम कहते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरे को हम कहते हैं बैलेंस शीट। ये 2 इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं जो कि अभी हम इस चैप्टर में देखेंगे और इसी में से सवाल आते हैं। और ये बड़ा अहम चैप्टर है, 20 इसके मार्क्स होते हैं। इस चैप्टर में से जो क्वेश्चन आएगा 20 मार्क्स का आएगा और लाजमी आएगा, स्किप नहीं होगा। अभी आपने ये भी सीख लिया जनरल, लेजर और ट्रायल। अब आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। ट्रायल बैलेंस आपको बनाना आता है, ट्रायल बैलेंस। जब ट्रायल बैलेंस बन जाएगा फिर इसके बाद ये आगे काम स्टार्ट होगा अकाउंट्स का। अभी जो ट्रायल बैलेंस है इसमें 2 कॉलम होते हैं आपके, एक डेबिट कॉलम और एक क्रेडिट कॉलम। ये जो डेबिट साइड है इसमें आपको 2 चीज़ें नज़र आएंगी, एसेट्स और दूसरी चीज़ इसमें होगी एक्सपेंसेस। इस साइड पे आपको क्या होगा, लायबिलिटीज़ नज़र आएंगी और दूसरी चीज़ इनकम नज़र आएगी। लायबिलिटीज़ में दोनों होंगी, एक कैपिटल भी होगा और आउटसाइडर लायबिलिटीज़ यानी इक्विटीज़ या लायबिलिटीज़ ये होगा।
जब आपने ये बना लिया, ये जो क्वेश्चन होगा या किताब में आपको ये डाटा दिया जाएगा, दोनों साइडें इसकी बराबर होगी। एहतियातन जो है, वैसे कई दफ़ा ये होता है कि ट्रायल ही नहीं टैली होता, तो एक दफ़ा नज़र मार लेना ज़रूरी होता है कि दोनों साइडें जो हैं वो बराबर हैं। एंड में जाकर जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं तो फिर फ़र्क आ जाता है, फिर आप परेशान होते हैं। तो एहतियातन शुरू में ही एक नज़र इस पर मार लें और दोनों का टोटल कर लें। अगर दोनों बराबर हैं फिर ओके। अब क्या होगा, आपने बनाना है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक आपने बनानी है बैलेंस शीट। ठीक है। अब इसके ये जो ट्रायल है इसको मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूँ, दरमियान में से मैं इसको काट रहा हूँ। यहाँ से मैंने इसको काट दी। अब ये जो हिस्सा है, बल्कि अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, ज़रा मैं इसको रब करता हूँ, आपके लिए समझने में आसानी हो जाएगी। ये बैलेंस शीट पहले लिख देता हूँ और एक मैं लिख देता हूँ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये जो दोनों चीज़ें हैं ये इसमें चली जाएंगे, और ये दो चीज़ें हैं ये इसमें चली जाएंगी। बहुत सिंपल। यानी ये ट्रायल बैलेंस को आपने क्या करना है, ये समझ लें कि इसमें एसेट्स होंगे और इधर जो हैं आपके एक्सपेंसेस होंगे। क्रेडिट साइड पे ट्रायल बैलेंस के आपको लायबिलिटीज़ मिलेंगी और इनकम मिलेगी। अब ये जो ऊपर वाली दो चीज़ें हैं ये इसमें चली जाएंगी बैलेंस शीट में, और जो इनकम और एक्सपेंसेस हैं ये जो इसमें चले जाएंगे। अब इन दोनों का जो रिज़ल्ट है इसका ये निकलेगा प्रॉफिट और लॉस। यानी कंपनी ये 1 साल के लिए बनाई जाती हैं, 1 ईयर। यानी जब साल क्लोज होगा तो ये ख़त्म और इनका रिज़ल्ट हमारे सामने आ जाएगा, प्रॉफिट और लॉस। यानी या प्रॉफिट होगा आपको या आपको लॉस होगा, बिजनेस को प्रॉफिट और लॉस। ये जो ऊपर वाली स्टेटमेंट है ये जो है ये हमें हमारी पोजीशन बताती है, ये क्लोज़ नहीं होती। ये तो मैंने बता दिया कि हर साल की इनकम और एक्सपेंसेस अलग अलग होंगे। जैसे ही साल क्लोज़ हुआ ये ख़त्म हो जाएंगे, इनकम और एक्सपेंसेस ख़त्म। अगले साल की अलग होंगे, इनकम भी अलग होगी, एक्सपेंसेस भी अलग होंगे। ये जो चीज़ है ये क्लोज़ नहीं होती, ये कैरी फॉरवर्ड होती है, कैरी फॉरवर्ड। यानी जो चीज़ ये बचेगी वो अगले साल चली जाएगी। इसकी एक मैं एग्जांपल देता हूँ इधर से कि आपके पास कैश पड़ा है, ठीक है, तो जब साल क्लोज होगा तो कैश ख़त्म तो नहीं होगा, उस कैश को आप अगले साल यूज़ करेंगे। इसी तरह यहाँ आपने लोगों के पैसे देने हैं, तो साल क्लोज होने से आपका साल क्लोज हुआ है ना, अकाउंटिंग पीरियड, लोगों के लिए तो नहीं। तो साल क्लोज होने से क्या होगा, लोग आपको पैसे तो नहीं छोड़ देंगे, आपको वो पैसे देने पड़ेंगे और आप उसको आगे लिखेंगे कि हमने फ़लाँ के इतने पैसे देने हैं। ठीक है, ये कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। ठीक है, ये प्रॉफिट और लॉस बताता है, ये कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बताती है कि कंपनी जो है इस वक्त इसके पास पैसे कितने पड़े हैं, इसने लोगों से कितने लिए हुए हैं और इस कंपनी के जो मालिक हैं उनके पैसे कितने लगे हुए हैं। ठीक है जी, ये आपको क्लियर हो गया। ये 1 ईयर के लिए। इसके साथ हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं फॉर द ईयर एंडेड, यानी ये पूरे साल की इनकम, पूरे साल की एक्सपेंसेस होंगे। ये जो फाइनेंशियल पोजीशन है ये चेंज होती रहती है, हर दिन चेंज हो जाती है। तो आखिरी दिन जो होगा कंपनी का, जो आखिरी साल का आखिरी दिन होगा, तो उसके साथ हम लिखते हैं एज ऑन 30 जून। यहाँ आपने गलती नहीं करनी, फॉर द पीरियड नहीं लिखना या फॉर द ईयर एंडेड नहीं लिखेंगे, इधर लिखेंगे एज ऑन, इधर लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड। कि पूरे साल के जो पूरे साल के जो कि इस डेट को क्लोज हो। ये हो गया जी, ये मैंने आपको एक
ब्रीफ सी समरी बता दी। अब हम बढ़ेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरफ। ये बहुत ही आसान चैप्टर है। आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। ऊपर आपने सबसे पहले लिखना है कंपनी नेम। कंपनी नेम किताब में दिया होगा। 3 लाइनें आपने याद रखनी है यहाँ, 3 लाइन्स। इधर लिखेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा, यहाँ पे ये हो सकता है कि क्वेश्चन में आपसे एक ही चीज़ मांगे, ट्रेडिंग अकाउंट मांगे तो आप लिख देंगे ट्रेडिंग अकाउंट। अगर सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस मांगे इधर लिख दें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और अगर दोनों मांगे तो फिर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इधर लिख दें फॉर द ईयर एंडेड, जो भी दिया होगा। ये आपकी डेबिट साइड, इधर भी ऐसे लिखना है डेबिट और क्रेडिट। अब यहाँ पे क्या होगा कि अभी आपको आगे समझाऊंगा क्लोजिंग एंट्रीज। जितने भी एक्सपेंसेस हैं क्लोजिंग एंट्रीज, कि जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो क्लोज होकर इसमें आ जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और जितनी भी इनकम है वो भी इधर आ जाती है। यानी अभी आपको पीछे बताया है कि इनकम और एक्सपेंसेस हर साल के अलग अलग होते हैं। जैसे ही साल क्लोज़ होता है ये भी क्लोज़ हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट ईयर जो स्टार्ट होगा उसके अपने इनकम और एक्सपेंसेस होंगे, तो वो क्लोज़ होते हैं इस अकाउंट में आके। अब आपको पता है, बहुत आसान है याद रखने के लिए क्लोजिंग एंट्रीज़, कि क्लोजिंग एंट्रीज़ आर रिकॉर्डेड टू क्लोज ऑल इनकम्स एंड एक्सपेंसेस, और ये साल के आखिर में जाकर होती हैं क्लोजिंग एंट्रीज। जैसे साल क्लोज हो रहा है तो साल क्लोज होने से जो आप एंट्री ये कर रहे हैं ये आपकी क्लोजिंग एंट्रीज। तो इसमें आपको इल्म है कि सारे एक्सपेंसेस जितने भी हैं वो डेबिट होते हैं, एक्सपेंसेस डेबिट है। अब इनको क्लोज करना है तो इसको क्रेडिट दे दें। फिर समझ लें कि जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो डेबिट होंगे, और जब आपने इनको क्लोज़ करना है तो तमाम एक्सपेंसेस को क्रेडिट दे दें। अब आपने डेबिट किसको देना है? ट्रेडिंग, यही जो है ट्रेडिंग अकाउंट। जो चीज़ें ऊपर वाले अभी बताऊंगा जो ट्रेडिंग में जाएंगी वो ट्रेडिंग को डेबिट दे दें, और जो प्रॉफिट एंड लॉस को जाएंगी वो प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट दे दें। तो क्या होगा, इधर ये डेबिट हो जाएगा, इधर सारे एक्सपेंसेस आ जाएंगे। ये तो एक्सपेंसेस की होगी क्लोजिंग एंट्री। अब इनकम को क्लोज करना है तो इनकम जो है वो क्रेडिट होती हैं, तो जब आपने उसको क्लोज करना होगा तो उसको डेबिट कर दें। तो ऑल इनकम्स डेबिट, और यही जो है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जहाँ वो जाएगी उसी का नाम लिख दें। ऊपर वाले हिस्से में इसके दो हिस्से होंगे। ऊपर वाला हिस्सा कहलाएगा ट्रेडिंग, नीचे वाला कहलाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। जो ऊपर जाएगी तो आप इधर लिख दीजिएगा ट्रेडिंग अकाउंट, और अगर ये निचले हिस्से में जा रही हैं इधर तो लिख दीजिएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये आपकी इनकम भी क्लोज होगी। तो क्या होगा, ये क्रेडिट हो रहा है, इस साइड पे इनकम्स आ जाएंगी और इस साइड पे एक्सपेंसेस आ जाएंगे। ये बहुत ही सिंपल है क्लोजिंग एंट्रीज का, कि आपने एक्सपेंस को देखना है कि एक्सपेंस हमेशा डेबिट होते हैं तो उनको क्रेडिट कर दें, और उसके पैरेलल लिख दें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इनकम हमेशा क्रेडिट होती हैं तो जब क्लोज करेंगे तो डेबिट हो जाएंगी, तो और उसके पैरेलल यही जो है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है इसको क्रेडिट कर दें। चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। इसके 2 हिस्से होते हैं। सबसे पहला हिस्सा जो है ऊपर वाला हिस्सा, इसको हम कहते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। यानी अभी मैं इसको ऐसे इसकी बाइफर्केशन कर दूं तो यहाँ दरमियान में मैं इसकी एक लाइन खींच देता हूँ।
ये ऊपर वाला हिस्सा जो है ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट, और जो नीचे वाला हिस्सा है ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जी ऐसे होगा। इधर आप रुपीज़ लिख दें, रुपीज़, या एक ही दफ़ा इधर ब्रैकेट में लिख दिया करें अमाउंट इन रुपीज़। अभी ट्रेडिंग अकाउंट क्या कहता है, ट्रेड कर रहा है कि सेल परचेज को जाहिर कर रहा है। तो ऊपर वाले हिस्से में सेल आएगी और परचेज आएगी, तो आप इधर लिखेंगे सेल्स। सेल्स में अगर कोई रिटर्न है वो माइनस कर दें, या डिस्काउंट ऑन सेल्स है वो माइनस कर दें। यानी मैं इधर लिख रहा हूँ सेल्स, इधर लिखेंगे लेस रिटर्न्स, और ये जो कर देंगे माइनस, ये अंदर वाले कॉलम में लिखेंगे, और इधर बाहर लिख देंगे नेट सेल्स। जो सेल्स लेस सेल रिटर्न, या ऐसे लिख दे सेल रिटर्न, ताकि याद रहे सेल्स लेस सेल रिटर्न इज इक्वल टू नेट सेल्स। इस तरह इधर आ जाएं, इधर भी ये होगा, आपने चीज़ें परचेज़ की, ये बेच दें, ये पहले परचेज़ की फिर बेच दें, यानी ट्रेडिंग हो रही है। ट्रेडिंग मीन्स सेल परचेज बस। तो परचेज़ लिखेंगे इधर, इसमें से करेंगे लेस परचेज रिटर्न, और जब ये इधर से माइनस कर देंगे तो जो जवाब है वो इधर लिख देंगे नेट परचेजेस। अब दो चीज़ें यहाँ पे आ गई हैं, एक आ गई सेल्स और एक आ गई ये परचेज। अब देखें, अगर तो आपने नया बिज़नेस स्टार्ट किया है तो फिर यहाँ पे आप पहली दफ़ा ही परचेज़ करेंगे, लेकिन अगर आपका पुराना बिज़नेस है, चल रहा है, तो जब पिछला साल क्लोज़ होगा तो आपके पास कुछ सामान बचा होगा, वही आप क्या करते हैं अगले साल यूज़ करते हैं, तो उसको हम इसका पार्ट बना देते हैं। जैसे ये परचेजेज है, ये हमने ख़रीदी हैं बेचने के लिए, तो पिछली चीज़ें भी जो पड़ी हुई हैं वो भी बेचनी है, तो हम इधर लिख देते हैं ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक वो आपने इधर लिख देना। ये आपकी तीसरी चीज़ होगी। ये वैसे ही आपको याद करा रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो कि ऊपर वाले हिस्से में कितनी चीज़ें आनी। एक ओपनिंग स्टॉक आएगा, यानी जो पिछले साल का सामान बचा है बेचने के लिए उसको लिखें। फिर जो चीज़ें आप उस साल ख़रीदेंगे वो, और एक आपकी होगी सेल्स। अभी आप देखें, एक पॉइंट है कि जब आप चीज़ें परचेज़ करते हैं तो इसके ऊपर आपको कुछ खर्चा करना पड़ता है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे सपोज़ लाहौर में बैठे हैं और आप कराची में सामान मंगा रहे हैं, दो अलग शहर हैं, यहाँ से सामान आता है कराची में जाता है। अब ये सामान जो है मंगवाने के लिए आपको ऑर्डर देना पड़ेगा लाहौर वाले को। अब लाहौर वाले क्या करेंगे, ये जो सामान है आपको बाई रोड या बाई एयर, जैसे भी जो भी मेथड होगा उससे भेजेंगे। तो वो क्या करेंगे, वो जो किराया है वो आपको ही बर्दाश्त करना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं फ्रेट कैरेज, यानी किराया, सामान जो मंगवाएंगे उसका किराया। इसी तरह आपको ये जो है, ये जो सामान मंगवाया है इसको ट्रक में आया है अगर, या और किसी मीडियम से आया, यानी अगर ये ट्रेन पे आता है तो ट्रेन से आप इसको उठा के ट्रक में या किसी और चीज़ पर लाते हैं, तो उसका मज़दूरों को किराया देना पड़ा, मजदूरी देनी पड़ेगी, जिसको हम कहते हैं वेजिस, फ्रेट कैरेज। तो जो भी खर्चा है, यानी आप क्या करते हैं, एक और एग्जांपल देता हूँ कि आपने एक चीज़ ख़रीदी, मतलब लाहौर से मंगवाई या अपने घर से मार्केट तक गए, सपोज दूसरे शहर से गए, आप अपने घर से मार्केट गए सामान ख़रीदने के लिए। एक बाइक समझ लें, बाइक आपने मोटरसाइकिल ख़रीदी, मोटरसाइकिल आपको पड़ी 75,000 रुपये की। आपने एक दिन इसके लिए टाइम निकाल के गए दूसरे शहर, तो आपका कोई 2-3 हज़ार रुपये खर्चा हो गया, प्लस
आपने इसके ऊपर जो है वो पेट्रोल वगैरह डलवाया, घर आ गया। अब आपसे कोई पूछता है कि यार मोटरसाइकिल कितने की ली आपने, आप कहेंगे जी मुझे ये मोटरसाइकिल पड़ी है 78,500। हालांकि आपने तो ख़रीदी है 75 की। ये आपने क्यों बढ़ा दिया? वो इसलिए बढ़ाया है कि देखें, चीज़ को ख़रीदने से लेकर घर लाने तक, यानी आप अपने घर तक देखते हैं कि ये मैंने चीज़ ख़रीदी है, इसको मुझे इधर अपने यूज़ में लाने तक, घर में लाने तक ये इतने पैसे एक्स्ट्रा देने पड़े। अब वो अगर आपसे कहेगा मुझे 75 की दे दो, आप कभी नहीं देंगे। आप कहेंगे जी मुझे आप 80 दें, यानी जो मेरा ख़र्चा हुआ है वो भी दें और मैं कुछ थोड़े से ऊपर भी लूँगा। ठीक है, तो एक ख़र्चे वो होते हैं, ऐसे ख़र्चे जिनको हमें अपने घर तक चीज़ ख़रीदने से लेकर अपने घर में लाने तक पे करने पड़े, इस प्रोसेस में पे करने पड़े, उनको हम कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे ये सामान लाहौर से कराची गया, तो एक तो जो सामान ख़रीदने का ख़र्चा हुआ वो, और फिर उस सामान को अपने बिज़नेस प्लेस पर लाने तक जो ख़र्चे हुए वो भी उसमें शामिल किए जाएंगे। और इन ख़र्चों को, यानी ख़रीदने के दौरान, यानी सामान को सप्लायर की दुकान से, बेचने वाले की दुकान से आपके बिज़नेस प्लेस तक या आपके घर तक लाने में जो खर्चे होंगे उनको हम कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक हो गया? तो आपने क्या करना है, ये जो सामान ख़रीदा है इसके ऊपर जो भी खर्चा आएगा, इस सामान के ऊपर जो भी खर्चा आएगा वो सारा भी इसके साथ ही लिखते हैं। ये एक चौथी चीज़ है, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ सिंपल वर्ड में कि सामान को ख़रीदने से लेकर बिज़नेस प्लेस या फैक्ट्री कह लें, बिज़नेस प्लेस में लाने तक, यानी बिज़नेस ख़रीदने से लेकर बिज़नेस में लाने तक तमाम खर्चे, ये जितने भी होंगे, ये आपका मार्केट है और ये आपकी बिज़नेस प्लेस है, इसके दौरान जो जो खर्चा आएगा वो सारा डायरेक्ट एक्सपेंस। इसमें क्या होगा, कैरेज आ जाएगा। आपको छोटी सी एक लिस्ट बता देता हूँ, इधर आपकी किताब में भी दी हुई है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? एक आपका जो है कैरेज इनवर्ड है, ये आपके सवाल में आगे आएंगे। कैरेज इनवर्ड, इन का लफ्ज़ होना चाहिए, आउट नहीं हो, ये याद रखें। आउटवर्ड होता है जब आप चीज़ें बेचते हैं तो आप कस्टमर को फैसिलिटी दे देते हैं कि चलें किराया हम देंगे, तो वो होता है आउट। तो आपने आउट नहीं लेना, वो होगा कैरेज ऑन सेल्स। तो आपने लेना है कैरेज ऑन परचेज, कैरेज इन होगा। इसके बाद आपका वेजेस ये आ जाएगा। इसी तरह अगर आपने सामान मंगवाया है तो उसकी इंश्योरेंस करवाई है, वो भी इसमें आ जाएगी। इसके बाद अगर आप बाहर से सामान मंगा रहे हैं, बाहर से, मुल्क से बाहर, तो कस्टम ड्यूटी आप पे करेंगे, वो भी इसी में आ जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस। इसी तरह क्लियरिंग चार्जेस, वो भी आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जिस तरह अगर आपने फ्रेट है, फ्रेट ये भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस। इसके बाद है आपका ट्रांसपोर्टेशन इन, इसमें भी इन का लफ्ज़ होना चाहिए, जैसे कैरेज इन, इस तरह ट्रांसपोर्टेशन इन। इसके बाद आपका है एक्साइज ड्यूटी है, एक्साइज ड्यूटी ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस। इसके बाद आपकी ये है डॉक चार्जेस लिखे हैं, ऑक्ट्राई है, जो मेन ज़्यादातर सवालों में आएंगे वो यही है, ऑक्ट्राई है। और अगर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, चीज़ों को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो वाले। बहरहाल ज़्यादा जो सवालों में आएंगे वो कैरेज आएगा, वेजेस आएगा, ये जो आपका ऑक्ट्राई आ जाएगा, फ्रेट आ जाएगा। ये सारे क्या हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और ये यहाँ लिखे जाएंगे। ये आपकी चार चीज़ें हो गई। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम जो इस हिस्से की ट्रेडिंग अकाउंट की लास्ट आइटम है उसकी तरफ बढ़ते हैं। ये होता है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक क्या है? यानी आपने सामान ख़रीदा, कुछ आपके पास पिछला बचा पड़ा था, वो अब उसमें से
कुछ यानी कुछ बच गया, बाकी सारा बिक गया और कुछ बच गया। अब अगर आपने सही प्रॉफिट निकालना है तो फिर आपको क्लोजिंग स्टॉक लिखना पड़ेगा। इसकी मिसाल ऐसे देता हूँ, आपने 10 चीज़ें जो हैं ये 150 रुपये की ख़रीदी, इसमें 8 चीज़ें आपने, यानी ये बन गया 1500। अब आप इन्हें इसमें से 8 चीज़ें 180 रुपये की बेच दी या 200 की बेच दी, 7 कर देता हूँ, 7 चीज़ें 200 रुपये की बेच दी, 1400 के। अब देखें 10 चीज़ें हैं, ये आपने ख़रीदी थी 150 रुपये की, आपकी कॉस्ट आई ये 1500 रुपये। अब इसमें आपने 7 चीज़ें 200 रुपये की बेच दी 1400 रुपये में, ये आपकी सेल होगी। अब आपकी सेल 1400 है और आपकी कॉस्ट है 1500, तो आप कहेंगे मुझे तो लॉस हो गया। क्या ये बात दुरुस्त है? कोई भी देखेगा वो कहेगा नहीं जी, तो तुम बेवकूफ़ आदमी हो, कि भी तुम्हें तो प्रॉफिट हुआ है। देखो तुम्हारे पास 3 चीज़ें जो हैं वो अभी बची भी पड़ी है ना, तो जब वो 3 चीज़ें तुम 200 रुपये के हिसाब से बेचोगे 600 रुपये की, तो तुम्हें तो ये जो है 500 रुपये प्रॉफिट हो जाएगा। क्या कहते हैं? यानी आप बात समझ रही हैं कि भाई मतलब वो कह रहा है कि मुझे लॉस हो गया, हालांकि ये देखें उसने 150 रुपये की चीज़ 200 में बेची, 50 रुपये उसने प्रॉफिट कमाया एक चीज़ के ऊपर, और 350 रुपये जो है वो प्रॉफिट कमा चुका है। लेकिन वो क्या कंपेयर कर रहा है इससे 10 चीज़ों को 7 से, तो इस वजह से यानी ये जो कंपैरिजन है ये गलत है। ये जो बाकी 3 चीज़ें हैं उनको भी लिखना पड़ेगा, तभी जाके आपका जो प्रॉफिट है वो ठीक होगा। तो एक तो तरीका ये है कि यहाँ पे वो 10 ना लिखे, 7 ही लिखे, यानी 7 को इधर करेगा तो फिर वो प्रॉफिट में चला जाएगा। तो ये भी वही तरीका है कि हमने ये चीज़ें जो ख़रीदी हैं इसमें से एक तरह से जो बच गई हैं वो माइनस कर रहे हैं। यानी यहाँ भी मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर मैं ये कहूँ कि ये 10 नहीं है, ये जो बेची कितनी है 7, तो यहाँ कीमत भी 7 की लिखी जानी चाहिए, यानी 7 की। तो क्या होगा, ये 7 की प्राइस है 150 और 7 की है, तो फिर 350 रुपये प्रॉफिट निकल आएगा। यानी अगर आपने सही प्रॉफिट निकालना है तो फिर ये तरीका होता है कि जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको भी जो उसकी कॉस्ट है या जो अगर मार्केट वैल्यू है उसकी कम आ गई, वो आगे हम देखेंगे, अभी आपको नहीं समझ आएगा। आप समझ लें कि जितने का वो ख़रीदा उतने से हम इसको अगर माइनस कर दें, यानी जो चीज़ें ख़रीदी हैं इसमें से जितनी बिक गई हैं उतने की कॉस्ट जो है, जो बच गई हैं उनकी कॉस्ट कम कर दी जाए। तो इसको माइनस करने का तरीका ये है कि आप इसको अपोजिट साइड पे लिख दें। तो इस वजह से जो चीज़ें बच जाती हैं सही प्रॉफिट मालूम करने के लिए उनको भी इधर लिखा जाता है। तो ये किताब में आपको दिया जाएगा, क्वेश्चन में भी आपने यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक लिख देना है। इसके बाद क्या करेंगे आप, यहाँ पर ये 5 चीज़ें हो गई, ये 5वीं चीज़ थी जो भी होगी, ठीक है। अभी इसकी नंबरिंग हम दुरुस्त कर देते हैं, यानी आपने इसे समझ लिया। यानी फर्स्ट चीज़ जो होगी इधर आएगी ओपनिंग स्टॉक, दूसरी आएगी परचेजेस, तीसरी आएंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, चौथी चीज़ आप लिखेंगे सेल्स, 5वीं आपकी क्लोजिंग स्टॉक। तो आपने यहाँ पे 5 चीज़ें लिखनी है। इसके बाद आपने इनका देखना है कौन सी साइड बड़ी है। जो बड़ी साइड है उसका टोटल पहले करेंगे, और नॉर्मल जो क्वेश्चंस हैं उनमें ये साइड ही ज़्यादा आएगी, इनकम वाली साइड, उसको इधर लिखें और वही टोटल इधर लिखें। ये इनकम है, ये आपके एक्सपेंसेस हैं। इनकम अगर ज़्यादा होगी तो इधर आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, और अगर ये साइड बढ़ जाए तो फिर ये जो इधर आ जाएगा ग्रॉस लॉस। यानी ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर। हर सवाल में हो सकता है, ये किसी सवाल में प्रॉफिट है, किसी में लॉस है, ठीक है। ओके हो गया। यानी बड़ी साइड का टोटल पहले करें, और आप कॉमन सेंस, यानी कि ये इनकम है, ये एक्सपेंसेस है, इनकम ज़्यादा होगी तो प्रॉफिट, एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे तो लॉस। अब यहाँ लफ्ज़ लिखा हुआ है ग्रॉस लॉस, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। इस स्टेज पे नॉर्मली प्रॉफिट ही आता है, लॉस नहीं आता, क्योंकि अगर कंपनी जो है यहीं पे लॉस में चली जाए तो फिर तो और खर्चे हैं, वो तो बिल्कुल वो कहते हैं बैठ जाएगा बिज़नेस। तो यहाँ पे नॉर्मली प्रॉफिट ही आता है। लॉस अगर आएगा तो अगली स्टेज पे आएगा, लेकिन ये कोई रूल नहीं, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपने क्वेश्चन के मुताबिक चलना है। अगर डाटा ही ऐसा दिया है तो आपने यहाँ पे जो है ना लॉस भी आ सकता है।
ये मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे ज़्यादातर प्रॉफिट ही आता है यहाँ पे। अब आपने क्या करना है, इसको समझना है ग्रॉस प्रॉफिट। प्रॉफिट यानी ग्रॉस प्रॉफिट, इसका मतलब ये असल प्रॉफिट नहीं है। आपने पढ़ा होगा ना, ग्रॉस वेट, नेट वेट, ये दो चीज़ें लिखी होती हैं, ग्रॉस वेट, नेट वेट। कोई भी आप चीज़ ख़रीदने जाते हैं, कोई टी जो है वो उसका पैकेट ले लें, कोई चीनी शुगर की बोरी ख़रीदते हैं, पैकेट ख़रीदते हैं, चावलों का पैकेट ख़रीदते हैं, तो उसके पर दो वेट लिखे होते हैं। अभी आपने 1000 kg का यानी एक या 100 kg का कोई ख़रीदा, तो ऊपर लिखा होता है 110 kg और 100 kg, इस तरह लिखा होता है। यानी ये थोड़ा सा ज़्यादा होता है और ये थोड़ा सा कम लिखा होता है। ग्रॉस वेट, नेट वेट। ग्रॉस वेट से मुराद ये है कि इसमें जो राइस यानी चावल या चीनी वो और जिसमें वो पैक है, उन दोनों का वज़न शामिल है। यानी शुगर वेट प्लस वो जो पैकिंग मटेरियल, दोनों का वेट शामिल है, उसको हमने कह दिया ग्रॉस वेट। और इसमें से अगर ये जो पैकिंग मटेरियल है उसका वेट निकाल दें तो वो आ जाएगा नेट वेट। यहाँ भी ये कि ये जो प्रॉफिट है हमारा, ये नेट प्रॉफिट नहीं है, असल प्रॉफिट नहीं है। इस प्रॉफिट में अभी कुछ खर्चे शामिल हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया ग्रॉस प्रॉफिट। इस तरह ग्रॉस लॉस का मतलब ये है कि ये लॉस नहीं है, अभी इस लॉस में और कोई खर्चे भी शामिल होने हैं। प्रॉफिट की सूरत में इस प्रॉफिट में से खर्चे कम होंगे, लॉस में वही खर्चे जो है ना ऐड हो जाते हैं। तो अभी आप इसी पे फोकस रखें कि ग्रॉस प्रॉफिट से मुराद क्या है, कि वो प्रॉफिट जो कि असल प्रॉफिट नहीं है, इस प्रॉफिट में से कुछ और एक्सपेंसेस भी माइनस होने हैं। जब वो माइनस हो जाएंगे तो वो हमारा जो है नेट प्रॉफिट आएगा। तो इसका फार्मूला जो है वो क्या होगा, यानी नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। यानी इसमें से जब ये माइनस हो जाएंगे फिर हमारा असल प्रॉफिट आएगा, जो कि हमारा मकसद है। अब हम बढ़ते हैं, आपको ये भी समझ आ गई, ये मैंने सारा मिटा दिया। जी, ये बन गया ट्रेडिंग अकाउंट। इतने हिस्से को कहते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट। अब क्या होगा, हम इससे आगे बढ़ेंगे। ये जो प्रॉफिट आया ये क्या था, क्रेडिट साइड ज़्यादा थी, डेबिट कम थी, तो ग्रॉस प्रॉफिट निकला है। तो ये इधर आ जाएगा, इसको हम लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, इधर लिख देंगे। और अगर ये साइड ज़्यादा है तो ये ग्रॉस लॉस इधर आ जाएगा, तो ये इधर लिखा जाएगा, इस साइड पे लिख देंगे। ये फ़र्क है, यानी प्रॉफिट जो साइड ज़्यादा है, यानी ये क्रेडिट साइड ज़्यादा थी तो ये बैलेंस इधर आएगा, डेबिट साइड ज़्यादा होगा तो इधर आएगा। अब आपने क्या करना है कि जितने भी एक्सपेंसेस हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो इधर चले गए। अब तमाम जो खर्चे होंगे इसको छोड़कर उनको हम कहते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, या हम इसको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। बिज़नेस को चलाने के लिए ये जो खर्चे थे ये तो चीज़ों को ख़रीदने पे आए, ये जो खर्चे होते हैं ये बिज़नेस को चलाने पे आते हैं, इनको हम कहते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। यानी बिज़नेस को ऑपरेट करने के लिए जो खर्चा होगा उसको हम कहेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये इधर लिखा जाएगा। इसमें से एक चीज़ जो इधर आएगी वो आएगी अदर इनकम, अदर इनकम, और इधर आएगी अदर एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या अदर एक्सपेंसेस। ये तीनों नाम याद रखें आप, ये लिखे जाएंगे। फिर क्या होगा कि हम यहाँ पे टोटल करेंगे, देखेंगे कौन सी साइड ज़्यादा है। ये इनकम वाली साइड है, ये खर्चों वाली साइड है। इनकम अगर ज़्यादा होगी तो जो इधर जवाब आएगा नेट प्रॉफिट आएगा, और अगर ये खर्चे बढ़ गए, ये हो गया, तो इस साइड पे आ जाएगा नेट लॉस। ठीक है, और इस हिस्से को हम कहेंगे, यानी स्टेटमेंट एक ही है लेकिन इसके दो हिस्से बन गए। एक हिस्से को हम कहते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरे हिस्से को हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक हो गया जी। अभी आपको इसकी अच्छी तरह समझ आ गई होगी। ठीक है, अभी हम जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे सवाल आप करते जाएंगे तो आपको
इनकी यानी चीज़ों की समझ आती जाएगी। ख़र्चे को आप देखेंगे खुद ही समझ जाएंगे कि ये डायरेक्ट ख़र्चा है या इनडायरेक्ट ख़र्चा है। अभी आपकी किताब इसको आप टच करें, इसमें भी आपको कुछ डिटेल्स जो हैं वो दी हुई हैं अदर एक्सपेंसेस की, जैसे सैलरीज़ है, यानी एक तो है आपका, ये आपको क्लियर हो गया, ये ऊपर वाला हिस्सा ट्रेडिंग, नीचे वाला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब मैं इसको आगे आपको लिस्ट बना देता हूँ, इसकी छोटी सी लिस्ट है, बाकी तो आगे जाकर आप जब सवाल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। एक आपने पढ़ा था कैरेज इन, अब आ जाएगा कैरेज आउट, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, ये आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो जाएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या अदर एक्सपेंसेस। इसी तरह आपके जो मेन खर्चे हैं वो आपकी सैलरी होगी, मेन सैलरीज एक्सपेंसेस, ये भी नीचे प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। इसी तरह आपकी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये भी नीचे जाएगा। आगे आपका एडवर्टीज़मेंट है, एडवर्टीज़मेंट ये भी इधर आएगा। इसी तरह डेप्रिसिएशन एक अहम चीज़ है, वो भी आपकी इसी में आ जाएगी, डेप्रिसिएशन। इसी तरह रेंट एंड टैक्सेस, बिल्डिंग रेंट, बिल्डिंग रेंट। इसी तरह इंश्योरेंस प्रीमियम यहाँ भी आ सकती है, वो तो आपने चीज़ों की इंश्योरेंस कराई थी, ये आपकी बिल्डिंग की इंश्योरेंस हो सकती है। यानी ये इसी तरह इंटरेस्ट एक्सपेंसेस हो सकते हैं, अगर आपने बैंक से लोन लिया है, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट या इंटरेस्ट ऑन लोन, ये तमाम एक्सपेंसेस जो हैं आपके इधर आ जाएंगे। इसी तरह आपकी जो अदर इनकम है उसमें क्या होगा, एक तो आपका आ जाएगा इंटरेस्ट इनकम, यानी आपका जो प्रॉफिट है, आपका जो डिपॉजिट है बिजनेस बैंक अकाउंट में, उसके ऊपर बैंक ने इंटरेस्ट दिया, इंटरेस्ट प्रॉफिट। इसी तरह आपके ये जो कोई डिविडेंड मिला है, आपने बैंक रिकन्सिलेशन में पढ़ा था, कंपनी ने कोई शेयर खरीदे हुए हैं उसका प्रॉफिट मिल रहा है, इसी तरह डिविडेंड इनकम। इसी तरह डिस्काउंट है, डिस्काउंट आपको मिला, डिस्काउंट रिसीव्ड, ये आपकी अदर इनकम है। ये चीज़ें जो है ना आपके इसमें आ जाएंगी अदर इनकम में। भी मैंने आपको तफसील से जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आने वाली चीज़ें हैं वो सारी समझा दी हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, तो जब सवाल करेंगे तो ये चीज़ें आपके जहन में खुद इंशाल्लाह बैठती जाएंगी। थैंक यू वेरी मच।